बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की इस बेहतरीन सी क्लास में। हम लोग अपनी क्लास 9th के प्यारे बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हैं और क्लास 9th के प्यारे बच्चों के साथ बातचीत करते हुए एक बहुत ही हमारा महत्वपूर्ण अध्याय होता है, उसको हम लोग अपनी आज की इस क्लास में आप सभी के सामने रख रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है दोस्तों नाज़ीवाद और हिटलर का उदय, और इसका हम लोग लेक्चर नंबर 2 आप सभी के साथ कर रहे हैं। अपनी पिछली क्लास के अंदर जब हम लोगों ने इस चैप्टर को देखा था तो हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने सबसे पहले नाज़ीवाद या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है नाजीवाद, ये एक ही चीज है। ये क्या है भैया? ये एक प्रकार की आपको क्या दिखती है? राजनीतिक पार्टी थी। ये एक प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी थी जो हमें जर्मनी में बनती हुई दिखती है। आपने ये देखा था अपनी पिछले लेक्चर के अंदर कि साल 1914 से साल 1918 तक दुनिया के अंदर प्रथम विश्व युद्ध हुआ, और इस विश्व युद्ध के अंदर हमने देखा कि जो जर्मनी था वो भी शामिल था, और जर्मनी इस युद्ध के अंदर हार गया था। ये पूरा का पूरा अध्याय प्रथम विश्व युद्ध से लेकर जर्मनी की हार जब हो जाती है तो जो जर्मनी का राजा था जिसका नाम था काइजर विलियम, वो देश को छोड़कर भाग जाता है। और उसके बाद आप सभी को पता है कि देश के अंदर एक सरकार बनती है, और जो वो सरकार बनती है वो देश को सही तरीके से नहीं चला पाती है, जिसे हम लोग अंतरिम सरकार कह रहे हैं, जैसे आप सभी को पता है। और फिर आप लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं देश के अंदर एक और चीज होती है, वो ये है कि जितने भी देश प्रथम विश्व युद्ध को जीत गए थे उन्होंने जर्मनी पर बहुत ज्यादा इल्जाम लगाए। जर्मनी की संपत्ति को लूट लिया, जर्मनी के संसाधनों को ले लिया, जर्मनी की जमीन को ले लिया, जर्मनी के कोयले और लोहे वाले इलाकों को ले लिया, और जर्मनी एक प्रकार से पूरे तरीके से कमजोर हो गया, कंगाल हो गया। इसी के बाद आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं जर्मनी के लोगों के दिल में जो ये देश जीत गए थे प्रथम विश्व युद्ध, और जिन्होंने बाद में जर्मनी के लोगों को अपमानित किया था, जर्मनी के लोगों में फ्रांस के प्रति, अमेरिका के प्रति, रूस के प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा था। और इसी बीच आप देखते हैं कि एक व्यक्ति आता है जो जर्मनी के अंदर क्या करता है, जो हालात थे उनको बदलने की कोशिश करता है और जनता को वादा देता है कि आप अगर मुझे चुनेंगे, मुझे अपना नेता बनाएंगे तो मैं जर्मनी को सर्वशक्तिशाली बना दूंगा। और जो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ गलत हुआ था ना, जो जिन लोगों ने जर्मनी का अपमान किया था, मैं उन सभी से बदला लूंगा। हम बात कर रहे हैं किसकी दोस्तों? हम बात कर रहे हैं हिटलर की। हिटलर जर्मनी के लोगों में यह विश्वास दिलाता है कि अगर तुम मुझे चुन लोगे, मुझे अपना नेता बना लोगे, तो मैं जर्मनी में विकास लेकर आऊंगा। जर्मनी के अंदर जो बेरोजगारी है, लोगों के पास काम नहीं है, हम लोग दूसरे देशों को अपना पैसा दे रहे हैं, वो भी मैं खत्म कर दूंगा। और जर्मनी के लोग बहुत ज्यादा अंतर से क्या करते हैं, साल 1932 का जो चुनाव होता है उसमें ये जीतते हैं जर्मनी के अंदर हिटलर, और जो इसकी पार्टी थी नाजी पार्टी, वो भी जीत जाती है। उसके बाद ये जर्मनी का चांसलर बन जाता है, और जर्मनी का चांसलर बन जाने के बाद आप देखते हैं कि ये देश में जिस तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आया था, ये लोकतंत्र को ही खत्म कर देता है। ये देश के अंदर संविधान को फाड़ देता है, देश की संसद में आग लगा देता है, और आप देखते हैं और एक कानून बनाकर देश का क्या कर देता है, तानाशाह खुद को बना लेता है कि देश की जो सारी शक्तियां हैं अब वो मेरे पास रहेंगी। उसी के साथ साथ ये कह देता है हिटलर जर्मनी के अंदर कि अब जर्मनी में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी होगी, जो होगी जर्मनी के अंदर कौन सी पार्टी? हिटलर की ही अपनी पार्टी, नाजी पार्टी। और अगर कोई हिटलर के इस नियम के खिलाफ जाएगा तो उसके लिए हिटलर ने क्या किया था, कंसंट्रेशन कैंप बनवा दिए थे, और इन्हीं कंसंट्रेशन कैंपों में जो लोग हिटलर के खिलाफ जाने की कोशिश करते थे, जो कहते थे कि आप गलत कर रहे हो, तो वो उनको वहां पर डलवा कर मार दिया करता था। अब देखिए कि हमारी आज की इस क्लास में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि हिटलर जर्मनी का तानाशाह बन चुका है। हिटलर तानाशाह बनने के बाद जर्मनी के अंदर क्या तबाही मचाएगा, और इसी वजह से, इसी व्यक्ति की वजह से आप लोग देखते हैं कि दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की तरफ जाएगी। चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं कि हमारी आज की इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। हिटलर की एक सोच थी जिसे कहा जाता है विस्तार की नीति, कि मुझे अपने देश का जो साम्राज्य है, अपने देश का जो आकार है वो बहुत बड़ा करना है और दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनना है। इसी वजह से आप देखते हैं कि हिटलर लड़ाई की तरफ जाता है, वो यूरोप के पूर्वी इलाकों पर हमला करता है, जिसके बाद अमेरिका भी क्या करता है, आ जाता है। लड़ाई शुरू हो जाती है विश्व युद्ध की, और अमेरिका की इसकी एंट्री होती है, वो देखेंगे। अच्छा, उसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि ये जो नाज़ी लोग थे, जो जर्मनी के अंदर हिटलर के साथी हुआ करते थे, वो दुनिया के बारे में क्या सोचते थे, दुनिया के अलग अलग देशों के बारे में क्या सोचते थे, उसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो मुख्य तौर पर हमारी ये कहानी आज आपको बताएगी कि साल 1939 से साल 1945 तक ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है, ये जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ है, ये क्यों हुआ, ये हिटलर की वजह से ही हुआ,
क्यों हुआ पूरा का पूरा विश्व युद्ध, हिटलर का इसमें क्या योगदान रहा था, और हिटलर की सनक की वजह से कि मुझे अपने साम्राज्य को बड़ा करना है, विश्व युद्ध होता है, करोड़ों लोग इसके अंदर मर जाते हैं। और फिर इसके साथ साथ हम देखेंगे कि अमेरिका इस विश्व युद्ध में क्यों आता है, और फिर हम लोग देखेंगे कि जो नाजी लोग थे, जो हिटलर के साथी थे, वो दुनिया के बारे में क्या सोचा करते थे, और उसी के साथ साथ उन्होंने अपने देश के अंदर किस प्रकार की सरकार बनाई थी, इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो आपके पेपर के संदर्भ में अगर आप लोग देखें तो ये जो हमारे सभी टॉपिक्स हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात कर लेते हैं विस्तार की नीति के बारे में। अब विस्तार का मतलब क्या होता है? विस्तार का मतलब होता है एक्सपेंड करना, एक्सपेंशन करना, बड़ा करना, है ना। आप देखते हैं कि हिटलर को लगता था, भैया ये जो हिटलर है इसको लगता था कि अधिक से अधिक संसाधनों को जुटाने के लिए उसको क्या है, उसको विस्तार की जरूरत है। संसाधन का मतलब है कि हमारे पास सबसे ज्यादा लोहा हो, हमारे पास सबसे ज्यादा सोना हो, हमारे ही पास सबसे ज्यादा चांदी और हर प्रकार के संसाधन हो, हमारे पास दुनिया की सबसे ताकतवर नदियां हो। हिटलर का यह मानना था कि अगर हमें हर एक चीज चाहिए, क्योंकि जर्मनी में सब चीज थी नहीं और हर देश में सब चीजें नहीं हो सकती ज्यादा मात्रा में, तो हिटलर को यह लगता था कि अगर हमारे देश में ज्यादा मात्रा में संसाधन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम दूसरे देशों पर कब्जा करेंगे। आप क्या देखते हैं, हिटलर का यह मानना था कि अपने देश के अंदर, क्योंकि वहां पर आपको पता है कि जर्मनी के अंदर आर्थिक संकट बहुत ज्यादा था, वहां महंगाई बहुत ज्यादा थी, और जर्मनी में ये जो महंगाई थी, इस महंगाई को खत्म करने के लिए हिटलर को लग रहा था कि हम दूसरे देशों पर कब्जा कर लेंगे, उनको लूट लेंगे और लूट कर अपने देश के अंदर क्या है कि जो हमारे देश में नुकसान हो रहा है उसको कंप्लीट करेंगे। और इसी विस्तार की नीति में आप लोग देखते हैं कि समय गुजरता चला जाता है। आप देखते हैं कि सन 1933 तक पूरे जर्मनी पर हिटलर का राज हो चुका होता है, ये एक तानाशाह बन चुका होता है। और अगर जर्मनी में कोई हिटलर के खिलाफ जाता है तो हिटलर उसको कंसंट्रेशन कैंप या फिर यातना शिविर के अंदर डाल देता है और वहीं पर उस व्यक्ति को फिर बहुत सजा दी जाती है। समय गुजरता चला जाता है और साल आता है 1939, सितंबर का महीना। और ये जो जर्मनी यानी कि जो हिटलर था वो अपने पड़ोसी देश पोलैंड पर हमला कर देता है। आप देख सकते हैं एक वास्तविक चित्र आपके सामने रखा गया है। यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं कि सितंबर 1939 में 1939 में जर्मनी जो था वो पोलैंड पर हमला कर देता है। और इसी के साथ क्या हो जाता है, इसी के साथ जब पोलैंड पर हमला होता है और जर्मनी क्या करता है बच्चों, पोलैंड पर तो हमला करता ही है, इसी के साथ साथ वो फ्रांस और इंग्लैंड पर भी क्या कर देता है, युद्ध की घोषणा कर देता है कि मैं तुमसे भी लड़ूंगा। तो आप देखते हैं कि जो जर्मन सैनिक थे वो पोलैंड से भी लड़ते हैं और उसी के साथ साथ जो फ्रांस यूरोप का एक बड़ा ताकतवर देश था और इंग्लैंड, इनसे भी क्या होती है, लड़ाई होती है। तो ये सारी लड़ाई क्यों हो रही है, आखिर हिटलर ने पोलैंड पर अटैक क्यों किया? क्योंकि हिटलर को लग रहा है कि जो पोलैंड है यहां संसाधन है, हम इसको अपने कब्जे में ले लेंगे, फिर हम यूरोप के और दूसरे देशों को भी बढ़ाएंगे। अपने साम्राज्य को बड़ा करने के लिए हिटलर क्या करता है, इस युद्ध को शुरू कर देता है। फिर आप देखते हैं कि 1940 आ जाता है, साल 1940 की शुरुआत हो जाती है। यहां से आप देख रहे हैं कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत आप देखते हैं कि यहां से हो गई है। समय आ जाता है साल 1940 और इसके अंदर आप लोग देखते हैं कि जर्मनी, इटली और जापान, ये तीन देश मिलकर एक क्या बना लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं। दुनिया के अंदर अगर आपको सरवाइव करना है, दुनिया के अंदर अगर आपको जीवित रहना है तो मनुष्य को ग्रुप्स में रहना होता है। और ऐसे ही देश भी क्या करते हैं, अपने आप को दुनिया में शक्तिशाली बनाए रखने के लिए ग्रुप्स में शामिल हो जाते हैं। साल 1940 में आप देखते हैं कि उस समय के दुनिया के जो ताकतवर देश हुआ करते थे, कौन कौन से, जर्मनी, इटली और जापान। आप देखते हैं कि ये है जर्मनी का शासक हिटलर, इटली का शासक मुसोलिनी और ये है जापान के प्रधानमंत्री। तो ये तीनों लोग क्या करते हैं, एक हो जाते हैं। तो आप देखते हैं कि जर्मनी, जापान और इटली एक ग्रुप बना लेते हैं। क्या करते हैं, ये एक दूसरे के साथ एक ग्रुप बना लेते हैं और इससे क्या हो जाता है, इससे जो हिटलर था उसकी शक्ति दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा हो जाती है। तो साल 1940 का जो समय था, आप देखते हैं कि इस समय तक हिटलर दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम हो चुका था और हिटलर दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन चुका, हिटलर दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन चुका था, क्योंकि उसके साथ ऐसे देश थे जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। अब आप देखते हैं कि जो यूरोप के कई भाग थे वहां पर क्या किया जाता है कि जो जर्मनी था ना, वो क्या करता है बच्चों, वो अपने समर्थन वाली सरकारों को बहाल करना चाहता है। हिटलर ये चाहता है कि यूरोप के जो दूसरे देश हैं वहां पर जो नेता हो वो हमारे हिसाब से चलें। जैसे आप देखते हैं कि फ्रांस एक देश हुआ, आप देखते हैं कि बेल्जियम एक देश हुआ, इंग्लैंड एक देश हुआ। इन देशों के अंदर जो सरकारें हो, हिटलर चाहता था कि वो हिटलर के हिसाब से चलें, जर्मनी के हिसाब से चले, वो इस प्रकार से कोशिश कर रहा था। और साल 1940 के अंदर आप लोग देखते हैं कि ये वो समय था जब शिखर पर था हिटलर, जो था वो पावर के हिसाब से क्या था बच्चों, बहुत ज्यादा पावरफुल व्यक्ति था। साल 1940 तक हिटलर की पावर दुनिया में सबसे ज्यादा थी और जर्मनी दुनिया का सबसे पावरफुल देश माना जाता था।
है ना। तो पीछे हमने क्या देखा कि साल 1939 में हिटलर ने कोशिश की पोलैंड पर अटैक करने की, और उसी के साथ साथ उसने फ्रांस पर भी अटैक किया, और उसी के साथ साथ उसने इंग्लैंड पर भी अटैक किया, और अपना एक ग्रुप बना लिया जर्मनी ने, यानी कि हिटलर ने 3 देशों के साथ, जिसे त्रिपक्षीय गठबंधन कहा जाता है। और इन्हीं देशों के नाम क्या थे आपको याद रखना है, जर्मनी, उसी के साथ आपको दिखता है इटली, और आपको दिखता है जापान। ये 3 देश एक ग्रुप बन गए थे। अब ये तीनों देश क्या करते हैं, यूरोप के दूसरे देशों के खिलाफ लड़ना शुरू करते हैं। अच्छा, आप देखते हैं कि जो हिटलर था ना, वो अपने पुराने लक्ष्य को हासिल करना चाह रहा था। उसका पुराना लक्ष्य क्या था, हिटलर का पुराना लक्ष्य मुख्य तौर पर यह था कि पूर्वी यूरोप पर कब्जा कर लो। अगर हम यूरोप को देखें कि मान लीजिए कि ये यूरोप है, तो ये तो उत्तरी भाग हुआ यूरोप का, और ये हुआ पूर्वी भाग, है ना, पूर्वी भाग। तो आप देखते हैं कि जो हिटलर था वो पूर्वी भाग, जर्मनी इधर हुआ करता था, है ना। और आप देखते हैं कि जो जर्मनी था वो मुख्य तौर पर क्या करता है, जो पूर्वी भाग था यूरोप का, उस पर कब्जा करने की कोशिश करता है। क्या करता है, उस पर कब्जा करने की कोशिश करता है। अब यूरोप के अलग अलग देशों पर जर्मनी ने अटैक कर दिया है अब तक, और यहां पर हम लोग देखते हैं कि जर्मनी लड़ रहा है किससे, इंग्लैंड के साथ, उसी के साथ साथ जर्मनी लड़ रहा है फ्रांस के साथ, और उसी के साथ साथ जर्मनी लड़ रहा है पोलैंड के साथ। साल 1939 आते आते क्या हो जाता है, जो हिटलर था ना, इसकी महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ जाती है। हिटलर को लगता है कि अब तो यूरोप का कोई भी देश मुझसे नहीं लड़ पा रहा, मैं बहुत ज्यादा सर्वशक्तिशाली हो गया हूं। और यही हिटलर की सबसे ज्यादा बड़ी भूल थी। हिटलर के अंदर क्या आ जाता है बच्चों, अहंकार आ जाता है, और वो अपने से भी ज्यादा शक्तिशाली देश के खिलाफ लड़ पड़ता है, जिसे हम लोग सोवियत यूनियन कहते हैं। तो आप देखते हैं कि यहां पर आपको दिखता है कि यहां पर जर्मनी हुआ करता था, और आप देखते हैं कि ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है बच्चों, रशिया, या फिर इसे हम लोग उस समय सोवियत यूनियन के नाम से जानते थे, या फिर हम लोग इसे यूएसएसआर कहा करा करते थे। तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो यूएसएसआर था। जर्मनी जो था वो क्या कर देता है, इन सभी देशों को तो हरा चुका था, अब वो रशिया पर अटैक करता है। वो क्या करता है, वो यूएसएसआर पर अटैक कर देता है साल 1939 में और साल 1941 में। और यही आप लोग देखते हैं कि सबसे बड़ी भूल होती है कि जब जर्मनी अटैक करता है किसकी तरफ, जब वो रशियंस पर अटैक कर देता है, जब वो सोवियत यूनियन पर अटैक करता है ना। छोटे मोटे जो देश थे, जब रशिया ने इंग्लैंड पर अटैक किया, फ्रांस पर अटैक किया, तो वो थोड़े कम शक्तिशाली थे, लेकिन जो रूस था भैया वो बहुत शक्तिशाली था। अब आगे की बातचीत देखते हैं। आप देखते हैं कि जो हिटलर था ना, वो क्या है, वो हर कदम से जर्मनी की जो पश्चिमी सीमा थी उसे ब्रिटिश हवाई बमशोखों तक उत्पन्न हो रहा था, और उसी के साथ साथ देखते हैं कि पूर्वी सीमा पर आप देखते हैं कि उसे सोवियत सेना का अटैक मिल रहा था। तो मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं पीछे के, अगर हम लोग आपको मानचित्र से यहां पर समझाने की कोशिश करें कि जर्मनी ने ना दोनों तरफ से झगड़ा मोल लिया था। जर्मनी यहां पर है, आप देख पा रहे हैं, और उसी के साथ आप देखते हैं कि यहां पर आप देख पा रहे हैं कि इंग्लैंड था, और यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं कि आपका रशिया हुआ करता था, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, जिसे हम लोग यूएसएसआर या फिर सोवियत यूनियन के नाम से जानते हैं। अब हिटलर ने इन दोनों देशों पर अटैक कर दिया, तो इंग्लैंड के लोग जर्मनी पर अटैक करते हैं इस तरफ से, और इधर के साथ साथ आप देखते हैं कि दोनों तरफ से क्या होने लगता है, आप देखते हैं कि हिटलर पर और जर्मनी पर अटैक किया जाता है। और जो आपका सोवियत सेना है वो तो ज्यादा शक्तिशाली थी, है ना। आपको पता है जो सोवियत सेना थी वो ज्यादा शक्तिशाली थी, और इसी वजह से आप लोग देखते हैं कि जो सोवियत सेना थी, जो आप देखते हैं कि रशिया था, उसने जर्मनी को बुरी तरीके से क्या कर दिया, रौंद दिया, और वो बर्लिन तक पहुंच गए। भैया बहुत बड़ी बात है, इसको कैसे देखिए, आप देखते हैं कि हिटलर ने बड़ी गलती कर दी थी 1941 में जब उसने अटैक किया। तो आप देखते हैं कि जर्मनी के अंदर था बैठा हुआ हिटलर, जर्मनी तक। आप देखते हैं कि जब अटैक किया गया यूएसएसआर तक, तो आप देखते हैं कि फिर जो रशियन सेना थी वो अंदर तक घुस गई जर्मनी के अंदर, और जर्मनी की जो राजधानी थी उसमें भी आप देखते हैं कि ये लोग पहुंच जाते हैं। और जो पूर्वी यूरोप था, आप देखते हैं कि जो पूर्वी यूरोप था उसके आने वाले लंबे समय तक आप देखते हैं कि सोवियतों का बोलबाला रहा। आप देखते हैं कि पूरे तौर पर अगर आप इसे मानचित्र से देखें कि जो ये रशियन सेना थी वो जर्मनी तक तो पहुंच ही जाती है, उसके साथ साथ जो और यूरोपीय देश थे यहां पर उनको भी अपने कब्जे में करने की कोशिश कर लेती है। तो पूरे तौर पर बहुत बड़ी गलती आप देखते हैं कि हिटलर ने की 1941 में, 1941 में, कि उसने झगड़ा मोल लिया रशिया के साथ। अब यहां पर एक और बड़ी गलती होगी, वो होगी कि भाई अमेरिका का भी इस युद्ध के अंदर आगमन हो जाएगा। आप देखते हैं कि साल 1939 में पोलैंड पर अटैक जब किया तभी से आप लोग देखते हैं कि ये विश्व युद्ध शुरू हो गया। और फिर हमने देखा कि 1941 में आप लोग देखते हैं कि यूएसएसआर पर अटैक किया जर्मनी ने, तो रशिया भी आ गया इस युद्ध में और उसने जर्मनी की ऐसी की तैसी कर दी। अब आगे की कहानी में हम लोग देखते हैं कि समय गुजरता चला जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी 1914 से 1918 तक,
जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो अमेरिका भी इस युद्ध के अंदर शामिल था और अमेरिका ने यह देखा था कि भाई युद्ध में जाने से बहुत नुकसान होता है, लोग मरते हैं, संसाधन खत्म होते हैं, देश की आर्थिक संपदा खत्म हो जाती है। तो अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर से खुद को दूर करे हुआ था, वो दूसरे विश्व युद्ध में नहीं पड़ रहा था, उसे कोई फर्क नहीं था कि जर्मनी लड़े, रूस लड़े, पोलैंड लड़े, ब्रिटेन लड़े, अमेरिका अपने आप को दूर करे हुआ था। और आप देखते हैं कि वो तटस्थ बना हुआ था, वो इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाह रहा था क्योंकि उन्होंने युद्ध के नुकसानों को अच्छे तरीके से झेला था, है ना। अब आप देखते हैं कि जो अमेरिका था ना, अमेरिका का एक दुश्मन देश हुआ करता है जिसका नाम है जापान। और आप देखते हैं कि जो जापान था वो हिटलर के साथ मिला हुआ था, अगर आपको याद होगा। इटली, जापान और जर्मनी, इन तीनों ने अपना ग्रुप बनाया हुआ था, अगर आपको याद होगा। तो आप देखते हैं कि जो जापान था ना, ये क्या करता है, ये एक बहुत बड़ी गलती कर देता है। जापान उकसाता है अमेरिका को और जापान की जो सेना थी वो क्या कर देती है, वो अमेरिका के जो हवाई अड्डे थे उन पर अटैक कर देती है। ये आप असली चित्र देख रहे हैं। तो यहां पर आप देखते हैं कि पर्ल हार्बर, ये आप देखते हैं कि एक बंदरगाह था और इस बंदरगाह के ऊपर आप लोग देखते हैं कि अमेरिका के बड़े बड़े जो जहाज थे वो खड़े हुए थे। जापानी सेना क्या आती है, जापानी सेना इन पर हमला कर देती है। तो अमेरिका इस युद्ध के अंदर शामिल नहीं था, वो दूसरे देशों को लड़ने दे रहा था, लेकिन जापान ने क्या कर दिया, अमेरिका पर अटैक कर दिया। और उसी के बाद अब आप लोग देखते हैं कि जब अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ तो आप देखते हैं कि अब अमेरिका चुप रहने वाला नहीं था। अब अमेरिका इस युद्ध के अंदर कूद जाता है और वो कहता है कि भैया अब तो ना हम जापान को छोड़ेंगे, ना तो जर्मनी को छोड़ेंगे और ना ही हम लोग इटली को छोड़ेंगे। आप देखते हैं कि वो पूरे तौर पर युद्ध के अंदर शामिल हो जाता है। और इसके बाद क्या करता है, अमेरिका जो था वो बहुत बड़े तौर पर क्या करता है, बदला लेता है। और अमेरिका की इसी बदले की वजह से आप देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत माना जाता है, दूसरे विश्व युद्ध का अंत माना जाता है। अमेरिका ने क्या किया दोस्तों, अमेरिका ने जापान का जो शहर था, क्योंकि जापान ने अमेरिका के ऊपर अटैक किया था, अगर आप देखें, है ना, जापान ने अमेरिका पर अटैक किया था, तो अब बदले लेने की बारी अमेरिका थी। और अमेरिका ने जो बदला लिया वो बहुत ही ज्यादा क्रूर था। इसने क्या किया, जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी, है ना दोस्तों, आप देखते हैं कि साल था 1945 और साल था 1945, महीना था अगस्त का। और इस महीने अगस्त में आप देखते हैं कि 6 तारीख को और 9 तारीख को आप देखते हैं कि 2 बम गिराए गए, 2 शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉम बम गिराए गए, परमाणु बम गिराए गए। परमाणु बम ऐसे बम होते हैं कि अगर ये कहीं पर गिर जाएं तो लोगों में क्या मर जाता है, पूरे तौर पर लाखों लोग एकदम मर जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति बचता है तो उसके अंग काम करना बंद कर देते हैं और लोग पूरे तौर पर बदहवास बदहाल हो जाते हैं। तो जापान के जो लोग थे, जब उनके इन शहरों पर बम गिरा तो वो बदहवास हो गए, बड़ी संख्या में आप देखते हैं कि लोगों की मृत्यु हुई। और जैसे ही जापान के इन 2 शहरों पर अटैक हुआ, जापान ने कहा कि भाई हम हार गए, हम अपनी हार मानते हैं। और आप देखते हैं कि साल 1945 में मुख्य तौर पर जापान हार मान जाता है, इटली भी हार मान जाता है। और आखिर में आप लोग देखते हैं कि मई 1945 में क्या हो जाता है, जो हिटलर था, हिटलर उस तक क्या करने लगती है, जो रूस की सेना थी, जो सोवियत सेना थी, जो रूस की सेना थी, वो उसके पास पहुंचने लगती है। एकदम हिटलर को पकड़ने वाले थे तो हिटलर डर के क्या कर लेता है, खुद को ही मार लेता है। और हिटलर की मौत के साथ ही आप देखते हैं कि जो दूसरा विश्व युद्ध था वो खत्म हुआ। लेकिन ये शुरू क्यों हुआ, एक ही व्यक्ति की वजह से शुरू हुआ, हिटलर की सनक की वजह से, कि इसको दूसरे देशों पर कब्जा करना था। ना तो ये पोलैंड पर अटैक करता, ना तो ये इंग्लैंड पर अटैक करता, ना तो ये फ्रांस पर अटैक करता, और ना ही अगर ये रशिया पर अटैक करता तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरा विश्व युद्ध नहीं होता। और जापान की भी गलती रही कि जापान ने अमेरिका पर अटैक किया और उसी के बाद आप देखते हैं कि फिर उसको हर्जाना भुगतना पड़ा। हिरोशिमा का ये कांड हुआ जिसके अंदर आप देखते हैं कि लाखों लाख लोग मरते हुए दिखे। और फिर साल 1945 में आप लोग देखते हैं कि जापान ने भी अपनी हार को मान लिया। आप देखते हैं कि जो हिटलर था उसकी मौत हो गई, उसने आत्महत्या कर ली रशियंस के डर से। और उसके बाद आप देखते हैं कि इटली भी हार गया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को समाप्त माना गया। ये कहा गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। और जो दूसरे देश रहे, कौन से, आप देखते हैं कि इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, अमेरिका, ये जो देश थे जिन्हें हम लोग धुरी राष्ट्र के नाम से जानते हैं, ये धुरी राष्ट्र अलाइड पावर्स जीत गई थी और जो केंद्रीय शक्तियां थी ये हार गए थे। ठीक है, तो जर्मनी दोनों विश्व युद्धों में शामिल हुआ और दोनों विश्व युद्धों में आप देखते हैं कि ये बुरे तरीके से हारा। पहले विश्व युद्ध में इसको ले गया था काइजर विलियम और दूसरे विश्व युद्ध में इसको ले गया था हिटलर। अब यहां पर हम लोगों ने ये तो देख लिया कि भाई दुनिया के बाहर हिटलर ने क्या तबाही मचाई। इसी की वजह से पोलैंड पर अटैक हुआ, इंग्लैंड पर अटैक हुआ, फ्रांस पर अटैक हुआ, रशिया पर यानी कि सोवियत यूनियन पर अटैक हुआ। इन सभी देशों पर इसने अटैक किया और इन सभी देशों को अपने अधीन लाने की कोशिश की। और आप देखते हैं कि इसी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान दुनिया के देशों को देखना पड़ा, खुद जर्मनी को भी देखना पड़ा।
अच्छा, जर्मनी जो था, हिटलर जो था, वो देश के अंदर तो, बाहर तो लड़ ही रहा था, उसी के साथ साथ देखते हैं कि देश के अंदर भी इनकी जो सोच थी वो बहुत ज्यादा क्रूर थी। अब हम लोग ये देखेंगे कि हिटलर जो था वो जर्मनी को कैसे चला रहा था। साल 1933 के बाद जब वो चांसलर बन गया और साल 1945 तक, अपनी मौत तक जब वो जर्मनी का चांसलर रहा, तो वो कैसे जर्मनी का शासन चला रहा था। क्या जर्मनी के अंदर हर चीज खुशहाल थी? क्या जर्मनी के लोग खुश थे? ऐसा नहीं था। जर्मनी की एक ऐसी कहानी अब आप लोग जानने को मिलेगी कि आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ऐसा भी किया जा सकता है। जी हां, सबसे पहले हम लोग यहां पर देखते हैं कि जो हिटलर के साथी लोग थे या जो हिटलर की पार्टी थी, उनकी सोच क्या हुआ करती थी, वो दुनिया के दूसरे लोगों के बारे में क्या सोचते थे, ये हम लोग मानते हैं। ये जो नात्सी विचारधारा है या फिर जो हिटलर की विचारधारा थी, इसके अनुसार मनुष्य एक समान नहीं है। इनका ये मानना था कि मनुष्य जो है ना वो समान नहीं है ना। हम सब कहते हैं कि एवरी ह्यूमन इज सेम, है ना, दुनिया में कहा जाता है कि हर इंसान सेम है, लेकिन हिटलर और हिटलर के जो साथी थे उनका मानना था कि मनुष्य समान नहीं है। उनका यह मानना था कि दुनिया में जितनी भी नस्लें हैं, दुनिया के अंदर जितने भी मनुष्य हैं, जैसे आप देखते हैं कि अफ्रीका के लोग हुए, एशिया के लोग हुए, अमेरिका के लोग हुए, यूरोप के लोग हुए, इसका यह मानना था हिटलर का और हिटलर की पार्टी के लोगों का कि मुख्य तौर पर इसमें क्या है कि सबसे ऊंची जो नस्ल है ना वो कौन सी है, वो हम है। हिटलर का यह मानना था कि हम जो जर्मन नार्डिक आर्यन है, नार्डिक जर्मन आर्यन जो है, जो हिटलर खुद था और उसके साथी लोग हुआ करते थे, कि दुनिया में सबसे बेहतरीन जो लोग हैं, जो ईश्वर ने बनाए हैं, वो कौन है दोस्तों? वो मानता था हिटलर कि वो हम है और हमें शिखर पर, हमें बनाया ही गया है राज करने के लिए या फिर शासन करने के लिए। तो हिटलर और हिटलर की साथियों की यह सोच थी, वो अपने आप को सबसे ज्यादा ऊपर माना करते थे और उनका मानना था कि अफ्रीका के लोग बेकार हैं, एशिया के लोग बेकार हैं, अमेरिका के लोग बेकार हैं, सबसे बेहतर, सबसे सर्वशक्तिशाली हम ही नार्डिक जर्मन आर्यन हैं। अच्छा, इनका यह तो मानना था कि ये सबसे बेहतर हैं। और ये जो यहूदी लोग हैं, यहूदी एक धर्म के मानने वाले होते हैं, जर्मनी का ये मानना था, जर्मन लोगों का, हिटलर का ये मानना था कि जो यहूदी लोग हैं ये सबसे बुरे होते हैं। तो हिटलर अपने आप को सर्वशक्तिशाली मानता था, जो नार्डिक जर्मन आर्यंस थे उनको बहुत अच्छा मानता था, उनको सर्वशक्तिशाली मानता था, और जो यहूदी लोग थे इन्हें सबसे निचले दर्जे का मानता था कि ये क्या है, ये दोनों, ये निचले दर्जे के लोग हैं और ये तो इंसान भी नहीं है। उसका ये मानना था कि जो यहूदी लोग हैं ना, इनको तो इंसान ही नहीं मानता था, इनको देखो और ऐसे ही मार दो। इस प्रकार की सोच आप देखते थे कि हिटलर और हिटलर की पार्टी के लोग रखा करते थे। अब आगे क्या हुआ, ये जो यहूदी लोग हैं ना, ये जर्मनी के अंदर भी आपको दिखते हैं क्या होता है यहूदियों का। अब हिटलर की और हिटलर की पार्टी की सोच तो आपने देखी, नाजीवादियों की, है ना, उनकी सोच किस तरीके से थी ये तो आपने देखी। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं कि आपने बायोलॉजी की, अगर बायोलॉजी को पढ़ा होगा तो आपने बायोलॉजी के अंदर मुख्य तौर पर देखा होगा डार्विन और स्पेंसर के सिद्धांतों को, है ना। तो यहां पर डार्विन अंकल है और यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं स्पेंसर हैं। इन लोगों ने बताया है कि मुख्य तौर पर जो प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत इन्होंने दिया है ना, और उसी के साथ साथ इन्होंने क्या बताया कि मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि इन दोनों वैज्ञानिकों के अनुसार जो प्रकृति के अंदर कोई भी जीव है, चाहे मनुष्य हो या फिर कोई भी जानवर हो, वो अच्छे गुणों का चुनाव करती है और अपनी अगली पीढ़ी को क्या करती है, मिलते हैं। आप देखते हैं कि जब भी आप देखें कि कोई नस्ल पैदा हो रही है ना, कोई न्यू जनरेशन पैदा हो रही है, जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ अपना मिलन करता है और उसके बाद आप देखते हैं कि जब बच्चों की पैदाइश हो रही होती है, जब स्पर्म्स चले जाते हैं माता के अंदर, तो आप देखते हैं कि जो बहुत सबसे फास्ट, सबसे फिट जो स्पर्म होता है वही भ्रूण बनता है और फिर वही देखते हैं कि वो बच्चे की शक्ल में आगे बढ़ता है और फिर वो पैदा होता है। तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने यही माना कि जो प्रकृति है ना वो क्या करती है, जो सबसे बेहतरीन क्या होता है, जो सबसे अच्छे गुणों वाला क्या होता है बच्चों, आप देखते हैं कि तत्व होता है, उसी का चुनाव करती है और फिर वही आगे पीढ़ी को आती है। और जो सबसे ज्यादा फिट होता है आप देखते हैं कि वही क्या होता है, वही जीवित रहता है। तो ये तो सोच थी मुख्य तौर पर वैज्ञानिकों की, लेकिन आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर जो हिटलर था वो क्या करता है, वो एक अलग ही प्रकार की व्याख्या रखता है। हिटलर का ये मानना था कि भाई दुनिया में सभी जो नस्लें हैं, विज्ञान तो ये कह रहा है कि दुनिया में जो भी पैदा हुआ है वो अपने आप में सबसे ज्यादा फिट है, वो सबसे बेहतर है। अगर आप अपने आसपास अपने भाइयों को देखें, अपने माता पिता को देखें, तो आप देखते हैं कि ये सबसे फिट है ना, ये सबसे ज्यादा क्या है, सबसे कुशल है, सबसे फिट है, साइंस ये कह रहा है। लेकिन आप देखते हैं कि जो हिटलर था उसका मानना था कि ऐसा नहीं है। हिटलर ये जो सिद्धांत था डार्विन और स्पेंसर का सिद्धांत, उसने इस बात को क्या करा, बिल्कुल भी सही नहीं माना। और उसका ये मानना था कि मुख्य तौर पर जो हम लोग हैं ना, कौन हम लोग, कि जो नार्डिक जर्मन आर्यंस हैं, हम ही पूरे तौर पर फिट हैं और दूसरे कोई भी जो लोग हैं वो सबसे क्या है, सबसे कमजोर है। उसका ये मानना था कि जो नार्डिक जर्मन आर्यन है ये दुनिया की सबसे शुद्ध नस्ल है, सबसे प्योर नस्ल है, सबसे
सबसे बेहतरीन नस्ल है, हमसे बेहतर तो कोई है ही नहीं और हमें ही जीने का अधिकार है। इसका यह मानना था कि दुनिया के अंदर शासन करने का, दुनिया पर राज करने का और दुनिया में जीवित रहने का जो अधिकार है वो सिर्फ जर्मन नार्डिक आर्यंस का है, बाकी सबको मार दो। कुछ इस प्रकार की सोच आप देखते हैं। इतनी खतरनाक सोच हिटलर और हिटलर के साथ ही रखा करते थे। दूसरी नस्लों के खिलाफ अफ्रीका के लोग हुए, एशिया के लोग हुए, आप देखते हैं कि और दूसरे देशों के लोग हुए, उनके खिलाफ इनकी क्या सोच हुआ करती थी कि हम ही हैं जो राज करेंगे, हम ही हैं जो जीवित रहेंगे और बाकी सब क्या है, बाकी सब क्या है, बाकी को जीने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। अब आप देखते हैं कि हिटलर की जो ये पार्टी थी, है ना, ये इतनी खतरनाक सोच रखा करते थे। हिटलर और हिटलर की जो पार्टी के लोग थे, जो नाजीवाद को पसंद करते थे, जो हिटलर की नाजी पार्टी से संबंधित थे, वो इतनी खतरनाक सोच रखते थे। अब आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर ये जब सरकार बना लेते हैं, जब हिटलर चांसलर बन जाता है जर्मनी का, तो फिर वो किस प्रकार से जर्मनी के अंदर बड़े बड़े बदलाव करता है, इसको हम लोग यहां पर देखते हैं। ये जो नाज़ी लोग थे, ये जो हिटलर के साथी लोग थे दोस्तों, इन्होंने क्या किया, इन्होंने खुद को कहा कि हम जो शुद्ध नस्ल के, हम जो जर्मन्स है ना, यही क्या है, यही सबसे बेहतर है। और जर्मनी के अंदर क्या किया गया, जो शुद्ध जर्मन थे उन्हें ही आगे बढ़ने का मौका दिया गया। आप देखें कि भारत के अंदर भी आपको अलग अलग धर्मों के, संस्कृति के, भाषा के लोग दिखते हैं, ऐसे ही जर्मनी के अंदर भी दिखते थे। जर्मनी में शुद्ध जर्मन लोग भी थे, जर्मनी में कुछ यहूदी भी थे, कुछ मुस्लिम भी थे, आपको कुछ और दूसरे धर्मों के भी लोग दिखते हैं। तो आप देखते हैं कि जो हिटलर था या फिर जो हिटलर की पार्टी थी, वो सिर्फ जो शुद्ध जर्मन लोग थे ना, उन्हीं को आगे बढ़ने का, विकास करने का मौका दे रही थी। और जो दूसरे समुदाय के लोग थे उनको क्या किया जाने लगता है, आप देखते हैं कि जर्मनी के अंदर उनको हिटलर और हिटलर के लोगों के द्वारा क्या माना जाता है, अवांछित माना जाता है कि ये तो तुच्छ लोग हैं, ये तो बेकार लोग हैं, ये पैदा ही क्यों हुए हैं, इनको खत्म कर दिया जाए। और आप देखते हैं कि बड़े लेवल पर जो हिटलर के लोग थे वो अपने ही देश के अंदर मारकाट मचाते हैं, है ना। आप देखते हैं कि ये अपने ही देश के अंदर बड़े तौर पर मारकाट मचाते हैं। तो एक तो हिटलर, एक तो दुनिया के बाहर विश्व युद्ध करा देता है और अपने ही देश के अंदर आप देखते हैं कि ये जो जर्मन लोग नहीं थे, जो शुद्ध जर्मन नार्डिक आर्यन नहीं थे, उनको मारना शुरू कर देता है ना। हिटलर और हिटलर के साथियों का यह मानना था कि जो स्वस्थ नार्डिक आर्यन है वही एकलौती नस्ल है जिसमें क्या है, जिसमें सारी की सारी खूबियां हैं, कि भगवान ने जो जर्मन्स को बनाया है यही सर्वशक्तिशाली है, यही सबसे बेहतर है, सबसे ज्यादा प्योर यही है, सबसे बेहतरीन लोग यही हैं, यही राज करने के लिए पैदा हुए हैं। ये जर्मनी के अंदर आप देखते थे कि जर्मनी के अंदर हिटलर और हिटलर के साथियों की सोच थी। और इसके अलावा जो दूसरे लोग हों, जैसे यहूदी हुए, जैसे आप देखते हैं कि एशिया के लोग हुए, इनके बारे में हिटलर और हिटलर के साथियों का मानना था कि इनको क्या किया जाए, इनको यूथनेशिया दे दिया जाए। यूथनेशिया का मतलब क्या है कि इनको मार दो, क्या कर दिया जाए, इनको मार दिया जाए। गलती क्या है, कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम जर्मन नहीं हो, तुम शुद्ध नहीं हो उनके हिसाब से, तो तुमको मार दिया जाएगा। यूथनेशिया का मतलब है कि इनको मार दिया जाएगा, इनको बड़े लेवल पर क्या किया जाएगा, मास किलिंग की जाएगी। आप देखते हैं कि जर्मनी के अंदर जो यहूदी लोग थे, जर्मनी के अंदर जो जर्मन्स नहीं थे, उनको क्या किया जाता था, हिटलर के द्वारा इकट्ठा किया जाता था और उनको कहां डाल दिया जाता था कि आप उनको देखते थे कि उनको जेलों में डालकर मार दिया जाता था, सिर्फ इस वजह से कि तुम शुद्ध नहीं हो, तुम हमारी नस्ल के नहीं हो। यह देश के अंदर वो कर रहा था। अच्छा, इसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति जर्मन है, मान लो कि कोई व्यक्ति जर्मन है, कोई व्यक्ति जर्मन शुद्ध है हिटलर के हिसाब से, लेकिन वो मेंटली फिट नहीं है या फिर वो देखते हैं कि शारीरिक तौर पर विकलांग है, तो हिटलर ऐसे भी लोगों को मार दिया करता था। वो एक ऐसा देश बनाने की कल्पना कर रहा था जहां पर सब फिट होंगे, जो सर्वशक्तिशाली होंगे, और वो एक ऐसे लोगों की फौज को तैयार कर रहा था जो आपको पूरे तौर पर क्या दिखते हैं, क्रूर दिखते हैं, है ना। अब आप देखते हैं कि जो हिटलर था वो यहूदियों पर, उसी के साथ जो रूसी लोग थे और जो पोलैंड के रहने वाले लोग थे उन पर बर्बरता करता है, उन पर बहुत ज्यादा क्या करता है बच्चों, इतिहास में इतनी ज्यादा बर्बरता, इतिहास के अंदर इतनी ज्यादा क्रूरता किसी शासक ने नहीं की है जितना हिटलर के द्वारा की गई है। आप देखते हैं कि जब जर्मनी ने पोलैंड के बहुत से हिस्सों पर क्या कर लिया था और रूस के भी कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था, तो बड़ी मात्रा में आप लोग देखते हैं कि जो वहां के लोग थे, जब जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया 1939 में, तो जो पोलैंड के लोग वहां पर रह रहे थे उनको गुलाम की तरह रखना शुरू कर दिया। इनसे बहुत बुरे तरीके से काम कराए जाते, इनसे आप देखते हैं कि 22 घंटे काम कराया जाता दिन के अंदर, और इनको भूखमरी क्या कर दिया, इनको खाने को भी कुछ नहीं दिया जाता था। तो आप देखते थे कि जो पोलैंड के लोग रहे, वो रशिया के लोग जो जर्मनी के गुलाम बन गए थे, उनको बहुत बुरे तरीके से रखा जाता था। तो ये जर्मनी के लोग बहुत ज्यादा अन्याय कर रहे थे पोलैंड के लोगों के साथ, बहुत सारा काम कराते और उनको खाने को कुछ नहीं देते।
अच्छा, सबसे ज्यादा जो घृणा की जाती थी, सबसे ज्यादा जो नफरत करता था हिटलर और हिटलर के साथी, वो यहूदियों से करते थे। यहूदी एक धर्म है, तो जो इस धर्म के मानने वाले लोग हैं उनको यहूदी या फिर इंग्लिश में ज्यूस कहा जाता है। अब आप देखते हैं कि जो यहूदियों की स्थिति बेसिकली क्या है, ये यहां पर आप देखते हैं कि धर्म की कहीं ना कहीं आपको क्या दिख जाती है, सोच दिख जाती है। ये जो हिटलर था, ये जो हिटलर के पार्टी के लोग थे, नाजीवादी लोग थे, ये ईसाई धर्म को मानते थे। आप क्या मानते हैं कि ये ईसाई धर्म को मानते थे, और दूसरा धर्म था यहूदी। तो ये जो ईसाई धर्म, ये जो हिटलर ईसाई धर्म को मानता था, ये यहूदियों से बहुत ज्यादा क्या करा करता था, घृणा किया करता था, नफरत किया करता था। और इनका मानना था, इसके पीछे वजह क्या है दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे वजह क्या है। जो ईसाई धर्म है, जो आप देखते हैं कि जो ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म के अंदर भगवान किसको माना जाता है, ईसाई धर्म के अंदर, क्रिश्चियनिटी के अंदर भगवान माना जाता है ईसा मसीह को। क्या माना जाता है, ईसा मसीह को। और यह माना जाता है कि जो ईसा मसीह थे, इनको सूली पर चढ़ा दिया गया था, इनको मार दिया गया था। जो ईसाई धर्म के भगवान माने जाते हैं, ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट, यह माना जाता है कि इनको एक राजा के द्वारा क्या कर दिया गया था, इनको राजा के द्वारा क्या कर दिया गया था, फांसी पर और सूली पर लटका दिया गया था। तो वो जो राजा था ना, वो कौन था दोस्तों, वो जो राजा था वो यहूदी था, वो यहूदी था, वो ज्यूस था। और इसी वजह से आप लोग देखते हैं कि जो मुख्य तौर पर हिटलर और हिटलर के साथी थे, वो यहूदियों से इसी बात पर बहुत ज्यादा घृणा करते थे कि तुमने हमारे क्या रहा, तुमने हमारे जो भगवान रहे उनको क्या किया था, तुम्हारे राजा ने हमारे भगवान को मारा था। और उसी के साथ साथ हिटलर का यह भी कहना था कि जिस तरीके से ये यहूदी लोग रहते हैं ना, ये पैसा सूद पर लेते हैं। सूद का मतलब कि मुख्य तौर पर आपको पैसा उधार दिया 10 रुपए, आपसे कहेंगे कि हमें 12 रुपए दे देना 2 साल बाद। तो आप देखते हैं कि ब्याज पर ये पैसा दिया करते थे अधिकतर जो यहूदी लोग थे। और आप देखते थे कि इसी वजह से पहली बात तो ये रही कि ईसा मसीह की जो हत्या थी वो एक यहूदी के द्वारा की गई थी, यहूदी राजा के द्वारा। इसी वजह से हिटलर और हिटलर के साथी नफरत कर रहे थे यहूदियों से। और दूसरी वजह यह रही, इनका यह मानना था कि ये सूदखोर लोग हैं, ये गलत तरीके से अपनी आजीविका चलाते हैं। इनका यह मानना था कि पैसा अगर किसी को उधार देकर एक्स्ट्रा पैसा लिया जा रहा है तो ये गलत है। और इसी वजह से आप देखते हैं कि जो हिटलर के साथी थे वो बहुत ज्यादा क्या करते हैं, यहूदी लोगों पर जुल्म करना शुरू कर देते हैं। किस किस तरीके से जुल्म होते हैं और किस किस तरीके की कहानी होती है वो अब आप देखिए। आप देखते हैं कि ये जो नात्सीवादी लोग थे, ये जो हिटलर के साथी लोग थे, ये यहूदियों का क्या कर देते हैं, समूल नाश कर देना चाहते हैं। भाई समूल नाश का मतलब समझते हैं आप, दुनिया से ही खत्म। गलती क्या थी इनकी कि कभी कोई राजा रहा होगा, उसने क्या कर दिया, भगवान ईसा पर क्या कर दिया, उनको फांसी पर या फिर सूली पर चढ़ा दिया। और इसी वजह से जो अब की जनरेशन थी, उस समय की जनरेशन थी, उनको परेशान किया जा रहा था। तो आप देखते हैं कि ये पूरे तौर पर ये जो नाजीवादी लोग थे, हिटलर के साथी थे, ये दुनिया से ही यहूदियों को खत्म करने पर आतुर थे कि हम क्या करेंगे, जितने भी यहूदी हैं इनको खत्म कर देंगे। असली चित्र है दोस्तों, ये असली चित्र देखिए। ये जो सभी लोग हैं यहां पर आपको इसमें बच्चे दिख रहे हैं, इसमें आपको महिलाएं दिख रही हैं, बुजुर्ग दिख रहे हैं, आपको युवक दिख रहे हैं। ये सभी लोग अधिकतर जो हैं, ये सारे के सारे जो लोग हैं, आपको देखिए इन लोगों ने कैदियों के तरीके से कपड़े पहने हुए हैं, अगर आप देख पा रहे हैं, है ना, स्ट्राइप आपको दिख रहा है इनके ऊपर। ये सभी लोग यहूदी हैं। इनको शहरों से इकट्ठा कर ट्रेनों में डालकर शहरों के बाहर भेज दिया जाता था, कंसंट्रेशन कैंप में, जेलों के अंदर। और फिर उन जेलों के अंदर क्या होता था आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मनुष्य की रूह कांप जाए इस तरीके की आप देखते थे कि ये ऐसी सजाएं दिया करता था हिटलर और हिटलर के साथी। सन 1933 से सन 1938 के बीच, यानी कि चांसलर बनने के कुछ ही समय बाद से सन 1938 तक आप देखते हैं कि पूरे के पूरे जो जर्मनी था वहां पर आतंक का माहौल बना हुआ था। और यहूदियों को इतना परेशान किया, इतना अपमानित किया कि यहूदी लोग दूसरे देशों में भागने लगे। और आप देखते हैं कि जो यहूदी भाग नहीं पाए उनके लिए हिटलर ने क्या किया भैया, घेटो बनाया। घेटो क्या होता है दोस्तों, घेटो का मतलब है कि शहर के बाहर एक छोटी सी कॉलोनी बसा दी, है ना। 1 लाख लोगों को छोटी सी कॉलोनी में रखना शुरू कर दिया। उसी में रहना है, उसी में खाना है, उसी में मर जाना है। इस कॉलोनी से तुम बाहर नहीं आ सकते थे। आप देखते हैं कि अधिकतर जो लोग थे रशिया, जो यहूदी, वो दूसरे देशों में भागे। जो भाग नहीं पाए आप देखते हैं कि उनको घेटों में रखा गया। और इन छोटे छोटे इलाकों के अंदर फिर इनको रखता नहीं था दोस्तों। आप देखते थे कि गैस के चेंबर बनाए हुए थे कि एक कमरा है, उसमें हजारों लोगों को इकट्ठा कर दिया यहूदियों को। और आप देखते हैं कि इनके ऊपर जहरीली गैस छोड़ दी, सब मर गए। इनको जिंदा जला दिया। आप देखते हैं कि बुरे तरीके से हिटलर ने मार काट बचाई और यहूदी लोगों को बुरे तरीके से मारा। अच्छा, दुनिया को यह पता ही नहीं था कि जर्मनी में ऐसा हो रहा है।
दुनिया के लोगों को या फिर दूसरे देशों को लोगों को पता ही नहीं था, क्योंकि हिटलर ये खबरें बाहर आने ही नहीं दे रहा था। और उस समय दुनिया में लड़ाई भी चल रही थी 1939 से 1945 तक। तो एक तो दुनिया वर्ल्ड वॉर में चल रही थी, तो अपने देश में ये यहूदियों को इस तरीके से मार रहा था और दूसरे देशों के साथ भी युद्ध कर रहा था। तो दोनों तरफ से तबाही ही तबाही हो रही थी। अब आप जब देखते हैं कि जब पोलैंड पर कब्जा किया गया, कि 1939 में जब कब्जा कर लिया गया जर्मनी के द्वारा, तो आप लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर क्या किया जाता है, जो जर्मनी था ना वो क्या कर लेता है, वो अधिकतर पोलैंड के इलाकों को अपनी संपत्ति रख लेता है। और जो पोलिश लोग थे, जो पोलैंड के रहने वाले लोग थे, जैसे ही ये देखा जाता है कि अब जर्मनी ने अटैक कर दिया है, तो ये लोग अपने घरों को और संपत्ति को छोड़कर भागने लगते हैं। क्यों भाई, हिटलर का खौफ था, ये खबर थी कि ये पोलिश लोगों से नफरत, ये सबसे नफरत करता था, ये यहूदियों से तो सबसे ज्यादा नफरत करता था, और एशिया के लोगों से भी, अमेरिका के लोगों से भी, अफ्रीका के लोगों से भी नफरत करता था। तो जब जर्मनी के लोगों ने पोलैंड पर कब्जा कर लिया, तो जो ये पोलैंड वासी थे भाई, घर छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं, दूसरे देशों में भाग रहे हैं कि यहां पर अब जर्मन्स आ गए, अब यहां पर रहना सुरक्षित नहीं है। बसे बसाए घर इन्होंने छोड़ दिए। एक व्यक्ति पूरी जिंदगी लगाता है घर बसाने में, और आप देखते हैं कि अचानक से जर्मनी ने अटैक किया और इन लोगों ने अपने बसे बसाए सभी घरों को छोड़कर सिर्फ कुछ क्या रखे, बक्से उठाए, और पूरी की पूरी फैमिलीज आप देखते हैं कि ये भागने लगे। और ये जर्मनी के क्या है, जर्मनी के लोगों ने जो पोलैंड पर कब्जा कर लिया था, वहां से दूर जाकर क्या करते हैं, अपने आप को बसाने की कोशिश करते हैं। तो बहुत बुरे तौर पर आप देखते हैं कि नरसंहार मचाया गया, मनुष्य को मनुष्य ही नहीं माना गया पूरे तौर पर। अच्छा, अब सवाल आपके दिमाग में यह आ सकता है कि जर्मनी के अंदर जो लोग थे वो हिटलर का साथ क्यों दे रहे थे? जर्मनी की जो साधारण जनता थी वो यहूदियों को मारने के लिए तैयार क्यों हो गई थी? आप कल्पना नहीं कर सकते, बहुत सी ऐसी मूवीज हैं दोस्तों के जो जर्मन लोग थे, आप देखते हैं कि जो जर्मनी था उसमें पता है क्या कर दिया गया था? उसमें यह कर दिया गया था कि कोई यहूदी सड़क पर नहीं चल सकता था, और अगर कोई यहूदी सड़क पर चल जाता, इनके लिए अलग से क्या किया गया था, कच्चे रास्ते बनाए गए थे जर्मनी के अंदर, उन्हीं पर इसको चलना होता था। पक्के रास्तों पर ये जर्मन नाडिग आर्यन चला करते थे। और अगर कोई गलती से यहूदी क्या कर जाए, चढ़ जाए सड़क के ऊपर, तो आप देखते हैं कि उनको सरे तौर पर उन पर लोग थूकते थे, उनके कपड़े उतार दिए जाते थे, उनको अपमानित किया, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, ऐसा किया जाए। गलती क्या है कि आप सिर्फ सड़क पर चल दिए, सिर्फ आप सड़क पर चल दिए, तो आपको दिखता है कि इतने जबरदस्त तरीके से अपमान किया जाता था। मानव की कल्पना ही नहीं थी, मनुष्य को मनुष्य माना ही नहीं जा रहा था। बहुत नरसंहार मचाया इस हिटलर ने। अब हिटलर ने क्या किया था, ये जो उसकी गलत सोच थी, ये जो उसकी सनकी वाली सोच थी, इसने जर्मनी के हर व्यक्ति में ये बात डाल दी थी। और अधिकतर जो जर्मन लोग थे वो यहूदियों से नफरत करने लगे थे। कैसे, ये देखते हैं कि कैसे जो जर्मनी की साधारण जनता थी वो हिटलर के आ जाने के बाद कैसे गलत बन गई, और उन्होंने यहूदियों को मारने में क्यों हिटलर का साथ दिया। ये आप देखें कि भाई हिटलर का ये मानना था कि बचपन से ही कि कोई व्यक्ति अगर शुद्ध जर्मन है तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर ना बचपन से ही क्या किया जाए, नाची सोच, ये जो हिटलर की सोच है उसको बनाया जाए, ताकि आने वाले समय में वो क्या कर सके, वो एक ऐसा शासक बन सके, एक ऐसा व्यक्ति बन सके जो जर्मनी के लिए मरने को और मारने को तैयार हो। तो बचपन से ही आप लोग देखते हैं कि हिटलर ने क्या किया, ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया। जो बच्चे थे उनके दिमाग उसे खेलना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले चुना स्कूलों को, और उसने क्या कहा कि हम स्कूलों को साफ करेंगे और पवित्र करेंगे। भाई वो साफ करने नहीं आया था, ना ही पवित्र करने आया था, वो तो अपवित्र करने आया था, वो तो बच्चों के दिमाग में जहर भरने आया था। उसने क्या किया, जितने भी जर्मनी के अंदर यहूदी शिक्षक होते, जितने भी टीचर्स थे जो यहूदी धर्म से हुआ करते थे, उनको यह कह दिया कि तुम लोग गलत हो भैया, तुम गलत पढ़ाते हो, तुम पर हमें विश्वास नहीं है। उनको पहले नौकरी से हटा दिया, है ना, कि जितने भी आप देखते हैं कि जर्मनी के अंदर यहूदी टीचर्स थे उनको नौकरी से हटा दिया गया। और उसी के साथ साथ वो बच्चे जो अवांछित थे, यानी कि कुछ ऐसे बच्चे जो यहूदियों के बच्चे थे, अब यहूदी टीचर को हटा दिया, कि यहूदी बच्चों को पढ़ने दिया जाएगा? नहीं। आप देखते थे कि जो यहूदी धर्म के बच्चे थे, वो बच्चे जो शारीरिक तौर पर विकलांग थे या फिर जो जिप्सी धर्म से ताल्लुक रखा करते थे, उनको भी स्कूल से हटा दिया गया। और उसके बाद इन सभी को स्कूल से हटाने के बाद कहीं भेजा होगा? नहीं दोस्तों। आप देखते हैं कि साल 1940 में इन सभी को गैस चेंबर में ले जाकर क्या कर दिया जाता था, मार दिया जाता था। एक असली चित्र है। ये सभी लोग इसके बाद गैस चेंबर के अंदर गए हैं और उसके बाद फिर ये पृथ्वी पर नहीं रहे हैं। गलती क्या है कि ये सिर्फ यहूदी धर्म से संबंधित थे, कोई और गलती नहीं थी इनकी। आप देखते हैं कि सिर्फ इसी वजह पर हिटलर ने सबसे पहले स्कूलों को बर्बाद करना शुरू किया।
और उसने सबसे पहले जो यहूदी टीचर्स थे उनको हटा दिया, जो यहूदी बच्चे थे उनको हटा दिया, जो विकलांग बच्चे थे उनको हटा दिया और फिर इनको गैस चेंबर में डालकर मार दिया। अब फिर इसने क्या किया, स्कूल की किताबों से खेलना शुरू किया। स्कूल के अंदर ऐसी किताबें छपवाई जिसमें हिटलर की ही तारीफ हुआ करती थी। हिटलर ने स्कूल की जो टेक्स्ट बुक थे उसको नई तरीके से लिखवाया और क्या किया, स्कूलों में जो जर्मनी के स्कूल थे वहां पर बच्चों को नए तरीके से नया इतिहास बता रहा है, अपने आप को सर्वशक्तिशाली बता रहा है। ये कह रहा है कि तुम अगर जर्मन हो, नार्डिक जर्मन हो, तो अपने आप पर फक्र करो, तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन नस्ल हो और ये अफ्रीका के लोग, एशिया के लोग, अमेरिका के लोग, यूरोप के और दूसरे देशों के लोग कुछ नहीं है तुम्हारे सामने, तुम सबसे बेहतर हो। इस प्रकार की सोच ये क्या करता है, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देता है ना। और इसका मानना यह था कि इस प्रकार की सोच में अगर अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा तो हिटलर का मानना था कि जो बच्चे बनेंगे आगे वो मेरे वफादार बनेंगे। और हिटलर ने क्या कर दिया, हिटलर ने ये जो अपनी क्या था दोस्तों, नस्लवादी सोच थी। नस्लवादी सोच का मतलब क्या है कि हम सबसे बेहतर हैं, बाकी सब बेकार हैं। हिटलर ने किताबों के अंदर क्या करा, अपनी ये जो नस्ल वाली सोच थी और हिटलर की जो सोच थी उसको सही साबित किया कि हम ही सबसे बेहतर हैं, बाकी सभी नस्लों के लोग सबसे बेकार हैं और हमें ही भगवान ने, ईश्वर ने राज करने के लिए बनाया है। उसी के साथ क्या किया, उसने जो बच्चे लड़के हुआ करते थे उनको क्या किया, उनको वफादार और आज्ञाकारी बने। ऐसा क्यों कर रहा था हिटलर, छोटे छोटे बच्चों में जहर क्यों भर रहा था, इसके पीछे वजह ये थी, हिटलर ये इसलिए कर रहा था क्योंकि हिटलर का ये मानना था कि अभी से हम इनको ट्रेन कर देंगे तो आगे चलकर ये मेरे ही वफादार रहेंगे और मेरे वफादार होते हुए ये तबाही मचाएंगे जैसे मैं मचा रहा हूं, है ना, और आज्ञाकारी रहेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों को करिकुलम और चीजें सिखाई जाती थी और हिटलर ये सिखाता था कि यहूदियों से घृणा करो। ये कराया जाता था कि कोई यहूदी दिखे तो उस पर थूको, कोई यहूदी दिखे तो उस पर आप क्या कर दो, आप उसको अपमानित करो, उसके कपड़े फाड़ दो। इन बच्चों को ये सिखाया जा रहा था, घृणा करना सिखाया जा रहा था यहूदियों से। और आप देखते हैं कि ये बताया जा रहा था कि हिटलर तो पूजा समान है, हिटलर सर्वशक्तिशाली है और ये जो यहूदी हैं ये सबसे बेकार है, इनको मारो, पीटो, काटो, कोई कुछ नहीं कहेगा। उसी के साथ आप देखते हैं कि जो बच्चे थे उनके दिमाग को क्या है, क्रूर बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए हिटलर कहता था कि बच्चों को बॉक्सिंग कराओ। क्या था कि बच्चों को क्या कराया करता था, हिटलर बॉक्सिंग की तरफ लेकर जाता था और बच्चों से बॉक्सिंग कराया करता था। और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर जो हिटलर था ना, उसने जो छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, जो आपको दिखता है कि 10 साल से छोटे आयु के बच्चे थे, उनको लेकर हिटलर ने क्या किया था, एक ग्रुप बना लिया था, है ना। 10 साल से भी छोटे बच्चों के दिमाग में जहर भर रहा है और उनको मिलिट्री आर्मी के लिए तैयार कर रहा है। और आप देखते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख रहे हैं 10 साल से छोटे बच्चे हैं, इनको सैनिक वर्दी पहनाकर सैनिकों की तरह ट्रेंड किया जाता था जर्मनी के अंदर। और आप देखते थे कि इन सभी लोगों को क्या किया जाता था, सैनिकों की तरह ट्रेंड किया जाता। तो 10 साल के बराबर लड़के थे, उनको योंग फोक नाम के एक ग्रुप बना दिया गया था जहां पर इन बच्चों को ट्रेन किया जाता था और इनको लंबी सर्विस दी जाती थी। जैसे एक वयस्क आदमी के साथ, एक पुरुष के साथ ट्रेनिंग होती है ना सैनिक वाली, वैसे ट्रेनिंग कराई जाती थी। और इसके पीछे उद्देश्य यह था कि जब ये 18 साल के हो जाएंगे तो इनको क्या किया जाएगा, जर्मनी की सेना में शामिल किया जाएगा और फिर ये जर्मनी के लिए लड़ेंगे। तो जो लड़के थे जर्मनी के अंदर, जो शुद्ध जर्मन लोग थे, उनके दिल में कैसा जहर भरा था हिटलर ने किताबों के जरिए, वो तो आपने देखा, है ना। उसी के साथ जो महिलाएं थी उनके बारे में हिटलर क्या सोचता था, उसको देखते हैं कि लड़कियों के बारे में, महिलाओं के बारे में हिटलर और हिटलर की पार्टी क्या सोच रखती थी, उसको हम देखते हैं। भाई हिटलर का यह मानना था कि जो लड़के होते हैं ना, जो बॉयज होते हैं, हिटलर का यह मानना था कि जो लड़के हैं, जो बॉयज हैं, उनको मर्दाना होना चाहिए, वो शेर दिल हो, ऐसे हो कि जलाली के, मतलब वो एकदम पुरुष उनके अंदर दिखे कि भाई बहुत बिल्कुल नहीं डरें किसी से और वो क्या कर दें, किसी को भी खदाड़ दें। वो इस प्रकार से अपने यहाँ के लड़कों को, बच्चों को बना रहा था। और उसका यह मानना था कि जो लड़कियां हैं उनका काम क्या है, जो लड़कियां जो हैं जर्मनी की, उसका ये मानना था कि उनका ये काम है कि वो अच्छे बच्चों की पैदा करें, अच्छे बच्चों को पैदा करें। तो आप कल्पना नहीं कर सकते, छोटे बच्चों को, लड़कों को तो सेना में डाल दिया, छोटे छोटे बच्चों को 10 साल से उनको ट्रेनिंग कराई जा रही है योंग फोक में। और जो छोटी बच्चियां हैं उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा जर्मनी के अंदर, उनको यह सिखाया जा रहा है डॉल्स के जरिए कि तुम अच्छी मां कैसे बन सकती हो। उनको मां बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है कि तुम्हारा सिर्फ जीवन यही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पैदा करो, जितने ज्यादा बच्चे तुम पैदा करोगी उतनी ही अच्छी तुम मेरी नजर में मानी जाओगी। तो आप देखते हैं कि बच्चियों को इस प्रकार से ट्रेन किया जाता है कि तुम अच्छे जर्मन बच्चों को पैदा करो, यही तुम्हारे लिए क्या होगा, यही तुम्हारे लिए एक उपहार है, यही तुम्हारी सेवा है। और
ये अपेक्षा की जाती थी कि कोई लड़की किसी अवांछित यानी कि अगर किसी विकलांग बच्चे को पैदा कर देगी तो उससे कहा जाता था कि तुम अच्छी नहीं हो, तो तुम्हें अपनी शुद्धता को बरकरार रखना है। शुद्धता का मतलब कि तुम्हें फिट बच्चों को पैदा करना है और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पैदा करना है। तो जर्मनी के छोटे छोटे बच्चों को, ये खुद बच्चे इनके हाथ में डॉल दे दी और इनसे क्या कराया जा रहा है, इनको ट्रेंड किया जा रहा है मुख्य तौर पर किस चीज के लिए, आप देखते हैं कि पूरे तौर पर बदलाव लाने के लिए। इसी के साथ के रूप को अगर हम देखें तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि यदि कोई औरत है ना किसी अवांछित बच्चे को जन्म दे देती थी, कि कोई औरत है अगर वो किसी ऐसे बच्चे को जन्म दे देती थी जिसके अंदर आप लोग देखते थे कि जिसका बच्चा विकलांग है, तो ये कहा दिया जाता था, तो उस औरत को सजा भी मिलती थी कि अगर किसी औरत के यहां पर ऐसे बच्चे का जन्म हो गया जो विकलांग है तो उस औरत को सजा भी दी जाती थी। और वहीं वो औरत, यहां पर वो महिलाएं जो ऐसे बच्चों को जन्म देती थी जो फिट हैं, तो आप देखते थे कि हिटलर उनको क्या दिया करता था, सुविधाएं दिया करता था। तो ऐसी महिला जिसके बच्चे विकलांग हैं उनको दंड दिया जा रहा है, उनके बच्चों को मार दिया जा रहा है, और ऐसी महिला जो बहुत ज्यादा बच्चों को पैदा कर रही है और उसके बच्चे फिट हैं उनको हिटलर इनाम दिया करता था। उन्हें अस्पताल में विशेष सुविधाएं मिला करती थी, उन्हें सम्मान मिला करता था। दोस्तों क्या सम्मान मिलता था, वो दुकानों से सामान फ्री में ले सकती थी, वो फिल्म देख सकती थी थिएटर में जाकर, वो रेल में जा सकती थी, बिना टिकट के ट्रेवल कर सकती थी। और उसी के साथ साथ आप देखते थे कि इसके जरिए हिटलर ये प्रोत्साहित करता था कि जो महिला जितना ज्यादा अच्छे बच्चों को, फिट बच्चों को पैदा करेगी, हिटलर उनको क्या किया करता था, तमगे या फिर सम्मान दिया करता था, है ना। अलग अलग प्रकार के मेडल आप देखते थे कि हिटलर के द्वारा दिए जाते थे महिलाओं को। आप देखते थे कि जो महिला 4 बच्चे पैदा हो जाते थे उनको कांसे का तगमा दिया जाता था। क्या है कि आप देखते थे कि ब्रोंज का मेडल दिया जाता था। जिसके 6 बच्चे हो जाते थे उनको चांदी का मेडल दिया जाता था, और जिसने 8 बच्चों को पैदा कर लिया, शुद्ध जर्मन 8 बच्चों को पैदा किया, तो उनको आप देखते थे कि वो सोने का मेडल दिया करता था। बच्चे पैदा करने पर महिलाओं को क्या दिया जा रहा है, सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन बना दिया गया था, और उनको जो जितने ज्यादा फिट बच्चे देगा, अगर आपने 4 बच्चों को जन्म दिया तो कांसे का अवार्ड, 8 बच्चों को जन्म दिया तो सोने का, और 6 बच्चों को जन्म दिया तो चांदी का अवार्ड मिला करता था। और इसके जरिए ये उद्देश्य था हिटलर का कि जो महिलाएं हैं कहीं वो भटक ना जाएं और वो सही राह पर चलें। इसीलिए आप देखते थे कि वो कुछ इस प्रकार के क्या किया करता था कि महिलाएं सिर्फ बच्चे ही पैदा करें, और इस प्रकार से वो महिलाओं को वोट दे देकर अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। अब आगे की बातचीत देखते हैं कि महिलाओं के प्रति उसकी क्या सोच थी वो देखी, बच्चों को वो कैसे देख रहा था वो देखा, लड़कियों को वो किस तरीके से देख रहा था ये देखा। आखिर लोग उसकी बातों में आ कैसे गए। हिटलर लोगों को मारने की बात कर रहा है, क्या जर्मनी के लोगों की मानवता खत्म हो गई थी? नहीं दोस्तों, हिटलर ने किताबों के साथ खेल खेला। एक तो आपने ये देखा कि बच्चों के जहर में, दिमाग में जहर भर दिया यहूदियों के प्रति, और उसी के साथ देखते हैं कि हिटलर ने क्या किया। हिटलर जो था ना, उसने भाषा और मीडिया के जरिए क्या किया, बहुत ज्यादा तबाही मचाई, बहुत ज्यादा तबाही मचाई। वो इस प्रकार की मूवीज बनवाया करता था, इस प्रकार के नाटक बनवाया करता था जिसके अंदर ये बताया जाता था कि जो हत्या हो ना यहूदियों की वो सही है, और वो हत्या शब्द का प्रयोग नहीं करता था। हिटलर बहुत चालाक था, वो हत्या शब्द का प्रयोग नहीं करता था, वो कहता था अंतिम समाधान, फाइनल सॉल्यूशन, कि ये संक्रमण है, ये बीमारियां हैं, इनको खत्म करना है। कुछ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर आप देखते थे कि लोगों में नफरत पैदा करता था। वो इसके लिए फोटो छपवाया करता था, फिल्म बनवाया करता था, रेडियो पर आप देखते थे कि भाषणबाजी होती थी, पोस्टर्स बनाए जाते थे जिसमें यह कहा जाता था कि जो यहूदी लोग हैं वो गंदे हैं, घिनौने हैं, इनको मार दो, ये संक्रमण वाले हैं, इनको खत्म कर दो, इनका अंतिम समाधान कर दो, इनको समाप्त कर दो। इस प्रकार से आप देखते थे कि वो लोगों के दिमाग में, आप दिन भर आप बस उसी प्रकार की मूवी देख रहे हैं, दिन भर आप उसी प्रकार का भाषण सुन रहे हैं, दिन भर आप उसी प्रकार के फोटोज को देख रहे हैं, दिन भर आप उसी प्रकार के नारों को सुन रहे हैं, तो आपका दिमाग भी कहीं ना कहीं बदल जाएगा। और ये सच है कि अगर आप 100 झूठों को, एक जो झूठ है उसको 100 बार बोलते हैं, तो मनुष्य के दिमाग में ये होने लगता है कि शायद ये सच ही होगा। और ये जो इतना गंदा झूठ था, आप देखते हैं कि इस कला के जरिए हिटलर क्या कर देता है, यहूदियों के प्रति जो नफरत थी वो पूरे जर्मनी के अंदर भर देता है, और यहूदी लोगों के घर तबाह हो रहे हैं। असली चित्र आप देख रहे हैं, यहां पर यहूदियों को लेटाया जा रहा है, घर से बाहर लेके जाया जा रहा है मारने के लिए। और उसने यही बता दिया कि हमारा जर्मनी तभी एक अच्छा देश बन सकता है जब हम लोग सभी यहूदियों को समाप्त कर दें, और तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बेहतरीन देश का निर्माण कर सकते हैं और अपने देश को सर्वशक्तिशाली बना सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई जर्मन व्यक्ति जिसे ये लगे कि भाई ये तो गलत है,
हम यहूदियों को क्यों मारें, हम भी इंसान हैं, ये भी इंसान है। अगर कोई जर्मन व्यक्ति क्या करता, हिटलर के खिलाफ जाने की कोशिश करता या फिर उसकी आवाज उठाने की कोशिश करता, तो आप देखते हैं कि जो हिटलर की सेना थी वो बहुत खतरनाक क्या करती, उनके खिलाफ रुख अपनाती। और आप देखते हैं कि इसी वजह से बहुत से जर्मनी के जो लोग थे वो हिटलर को पसंद नहीं करते थे। लेकिन हिटलर ने जो डर बनाया हुआ था कि अगर तुम मेरे खिलाफ जाओगे तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा, इसी वजह से आप लोग देखते हैं कि जो जर्मन लोग थे जो यहूदियों को मारना नहीं चाहते थे, लेकिन हिटलर की डर की वजह से उन्हें ऐसा करना पड़ रहा था। और बड़े लेवल पर आप देखते हैं कि ये सब चीजें हो रही थी। आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम लोग आप सभी के साथ डिस्कशन करेंगे महाध्वंस के बारे में, जिसे कहा जाता है होलोकास्ट। महाध्वंस का मतलब है कि बड़े लेवल पर यहूदियों को मारा गया और दुनिया से छुपाया गया। कैसे, चलिए ये देखते हैं। आप देखते हैं कि जो नाज़ी लोग थे, यानी कि जो हिटलर का शासन था, जब इसका आखिरी समय चल रहा था, यानी कि साल 1945 का समय था, और जर्मनी हारता हुआ दिख रहा था, है ना। जर्मनी ये दिख रहा था कि भैया ये लोग हारने वाले हैं दूसरे विश्व युद्ध में। तो जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी के लोगों को या फिर हिटलर को ये समझ में आया कि, है ना, दुनिया के बाहर जब तक ये खबरें पहुंची नहीं थी, उस समय तक ये माना जाता था कि हिटलर सिर्फ विश्व युद्ध लड़ रहा है, जर्मनी के अंदर क्या हो रहा है ये खबरें पता नहीं थी। ये जो यहूदी लोग हैं इनको अपने जर्मनी के अंदर इतने बुरे तरीके से हिटलर मार रहा है, ये खबरें बाहर तक आई ही नहीं थी। जब युद्ध समाप्त हुआ, जब 1945 के बाद हिटलर की मौत हुई और जर्मनी के अंदर से नाज़ी लोगों का खात्मा हुआ, इसके बाद पता चला कि भाई ये सब कांड हुआ है। इतने भयावह तौर पर आप देखते हैं कि दुनिया के सामने ये जो असली चित्र आए तो दुनिया कांप कर रह गई कि साधारण बातों पर यहूदियों को मार दिया गया और इनको ऐसे ही खड़े कर मार दिया गया। असली चित्र है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, मार दिया गया इन लोगों को। और ये दुनिया को पता ही नहीं था, 1945 से पहले पता ही नहीं था। भारत अपनी आजादी के लिए लड़ रहा था उस समय, और जर्मनी के अंदर इतना बुरा कांड आप देखते हैं कि किया जा रहा था हिटलर के द्वारा। अच्छा, ये खबरें बाहर कैसे पहुंची, ये खबरें बाहर कैसे पहुंची कि उस समय के जो बहुत से यहूदी लोग थे ना, उन्होंने अपने अनुभवों को नोटबुक के अंदर रखा, उन्होंने बहुत से फोटोज को संभाल कर रखा। और आप देखते हैं कि इन्हीं फोटोज को संभाल कर रखते रखते क्या हुआ कि जो दुनिया की असलियत थी, है ना, कि दुनिया असलियत अगर पता नहीं चल पाती, अगर यहूदी ये लोग डायरीज नहीं लिखते, फोटो संभाल कर नहीं रखते, तो दुनिया के कभी भी किसी भी व्यक्ति को, आपको और हमको, हिटलर की इस बर्बरता के बारे में कभी पता नहीं चलता, है ना। और जब धीरे धीरे ये देखा जाने लगा कि अब जर्मनी हार रहा है और हिटलर के साथियों को दिखा कि अब हम हार रहे हैं, तो आप देखते हैं कि क्या कर दिया जाता है कि जो हिटलर के साथी थे वो सबूत मिटाने की कोशिश करते हैं, वो सारे फोटोज को जलाते हैं, वो सारे कागजों को जलाते हैं और हर प्रकार से जो सबूत था उन्हें समाप्त करने की कोशिश करते हैं, ताकि दुनिया को यह पता ना चल सके कि हिटलर ने क्या बर्बरता मचाई थी। लेकिन आप देखते हैं कि उन नोटबुक्स के जरिए, एना फ्रैंक एक डायरी है, आपने जरूर सुना होगा, एक छोटी बच्ची की जिसको मार दिया गया था हिटलर के सैनिकों के द्वारा, क्या नहीं किया गया उसकी और उसके फैमिली के साथ। अगर आप उस डायरी को पढ़ते हैं तो आप सच में बहुत शर्मसार हो जाते हैं। तो बहुत बड़े लेवल पर आप देखते हैं कि मारकाट हिटलर ने मचाई। लेकिन आखिर में आप ये देख लेते हैं कि इन लोगों की जो बुक्स रही थी या फिर जो उनकी कहानियां रही थी, फोटोज रहे थे, इसके द्वारा क्या होता है, दुनिया के लोगों तक ये कहानी पहुंचती है और आज हम इनके बारे में जान पाए और हम ये देख पाए कि कितनी बर्बरता इन लोगों के साथ हुई। और फिर 1945 में हिटलर के खात्मे के बाद यहूदियों ने एक अपना देश अलग बनाया जिसे इजराइल कहा गया, जो आज दुनिया का एक ताकतवर देश है। लेके चलते हैं आपको क्विज की तरफ। सबसे पहला सवाल है कि निम्नलिखित घटना के परिणाम स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ। वो कौन सी घटना थी जिसके आधार पर आप देखते हैं कि जो हमारा अमेरिका था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हो जाता है। अगला सवाल है दोस्तों कि अमेरिका के सैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर बमबारी किसने की थी। वो कौन सा देश था जिसने अमेरिका पर अटैक कर दिया था, है ना, ये आपसे पूछा जा रहा है, और जिसकी वजह से अमेरिका को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आना पड़ा था, दूसरे विश्व युद्ध में आना पड़ा था। बढ़ते हैं आगे, आज की क्लास के अगले सवाल की तरफ आपको लेके चलते हैं। हिटलर किस जाति को श्रेष्ठ मानता था। हिटलर का कहना था कि भैया कौन सी जाति है जो श्रेष्ठ है, जो सर्वश्रेष्ठ है, जिसको कोई नहीं रोक सकता, जिसको कोई नहीं टोक सकता। बढ़ते हैं आगे। अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराया था वो कब गिराया था, ये आपको बताना है। हिरोशिमा शहर पर कब गिराया गया था। बढ़ते हैं आगे। एक और सवाल, हिटलर का संबंध किस जाति से था। वो खुद किस जाति से संबंधित था, ये आपसे पूछा जा रहा है। वो किस नस्ल से संबंधित था, ये आपसे पूछा जा रहा है।
चलिए दोस्तों, तो यहां तक तो हमने आपके साथ अपनी आज की क्लास के क्विज के क्वेश्चंस की एक एक कर इनके आंसर्स को देखें। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया कि मुख्य तौर पर अमेरिका जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर आपको दिखता है कि साल 1942 में एंट्री करता है, किस वजह से? क्योंकि उसका जो पर्ल हार्बर था वहां पर जो उसके सैनिक खड़े थे और उनके जो नौसेना के अड्डे थे उन पर जापान ने हमला कर दिया था। इसी वजह से अमेरिका की एंट्री होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अगला सवाल, अमेरिका के नौसैनिक अड्डे जो पर्ल हार्बर था उस पर बमबारी किसने की थी? जापान ने की थी। अगला सवाल, हिटलर किस जाति को सर्वश्रेष्ठ जाति मानता था? उसका मानना था कि जो आर्यंस हैं, है ना, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, जर्मन आर्यंस सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। अगला सवाल, अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर कब बम गिराया था? आप देखते हैं कि 6 अगस्त 1945 को, उसके बाद नागासाकी पे। अगला सवाल, हिटलर का संबंध किस जाति से था? जो हिटलर था वो नार्डिक जर्मन आर्यन था और यही अपने आप को वो कहता था और सबसे सर्वशक्तिशाली दुनिया में इन्हीं को वो माना करता था। तो ये तो हमारी आज की क्लास रही और उसकी क्लास के हमने आपके सामने क्विज को रखा। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अब आपके सामने क्या रख देते हैं, ओहो कुछ और सवाल भी हैं, ओहो कुछ और सवाल भी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी है दोस्तों, इसको देख लेते हैं कि नाजी जर्मनी में निम्नलिखित लोगों को घटिया तथा आवांछित जाति माना जाता था। इनमें से वो कौन लोग थे जिनको सबसे ज्यादा घटिया या फिर आवांछित माना जाता था? ये आपसे पूछा जा रहा है, आप लोग इसके आंसर को प्रस्तुत कीजिए, है ना। तो देखते हैं दोस्तों कि नाजी जर्मनी में निम्नलिखित लोगों को घटिया या फिर आवांछित जाति माना जाता था। यहूदी, जिप्सी, यहूदी तथा जिप्सी या फिर नार्डिक आर्यंस, किनको सबसे बेकार माना जाता था? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 भी है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए कि यहूदियों को लेकर बड़े पैमाने पर जब हिटलर कहता था कि इनको मारना है तो इनके लिए किस शब्द का वो प्रयोग किया करता था? छुपकर, क्योंकि सामने तो कह नहीं सकते तो खुले तौर पर कि इनकी हत्या करो, तो गुप्त शब्दों का प्रयोग करता था। वो कौन सा गुप्त शब्द था जिसके जरिए हिटलर क्या कर रहा था? इन यहूदी लोगों को मारने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल सही। तो यहां पर अभी तक हमने इन 2 क्वेश्चंस के आंसर्स और देख लेते हैं कि जो आपकी नाजी जर्मनी थी ये सबसे घटिया किनको मानते थे? ये यहूदी लोगों को सबसे तुच्छ या फिर घीन करने वाला माना करते थे। अगला सवाल कि यहूदियों को बड़े पैमाने पर हत्या करने के लिए हिटलर जिन गुप्त शब्दों का प्रयोग करता था उनमें से एक था फाइनल सॉल्यूशन, अंतिम समाधान, इनको खत्म ही कर दो, इनको रखना ही नहीं, ये तो मनुष्य ही नहीं है, ये मानता था हिटलर। तो ये तो हमारी आज की क्लास के क्विज के क्वेश्चंस रहे। बढ़ते हैं आगे। आपके जो होमवर्क होगा वो आपको आपके ऐप में होमवर्क वाले ऑप्शन पे मिल जाएगा और आप सभी बच्चे यहां से क्या कर सकते हैं, अपने होमवर्क को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर हमारा ये जो चैप्टर है हिटलर वाला, नाजीवाद और हिटलर का उदय, ये कंप्लीट होता है। कल की हमारी इस क्लास में हम लोग इसी चैप्टर से संबंधित जो आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे उसको आपके सामने रखेंगे, ठीक है।